अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नॉवल कलेक्शन पर खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। चलते हैं इस नॉवल के एपिसोड को पढ़ते हैं। आप सबकी लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। अगर ये नॉवल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए। कल अली की बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि कल आप भी उसे विश करने आए। वो संजीदगी से ठहर ठहर कर बोलता। उसका दिल धड़का रहा था। सर वो मैं मुझे परमिशन नहीं मिलेगी। जमल ने बमुश्किल इनकार किया था। किससे लेनी है परमिशन? चलते हैं, मैं ले लेता हूँ परमिशन। उसके टेबल पर दोनों हाथ रखे वो झुक कर बात कर रहा था। जमल ने खुश्क पड़ते लबों पर जुबान फेरी। उसकी सब्ज आंखों में बगौर झांकता वो उसे बेबस कर रहा था। सर आप। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या बहाना बनाती। तो फिर कल आप आ रही हैं कहते हुए शहबाज हसन के लब मुस्कुरा उठे। जमल की हार्ट बीट मिस हुई थी। शायद उसे इस शख्स की सहर अंगेज शख्सियत का बखूबी एहसास था। बोलिए मिस जमल। वो बड़ी तवज्जो से उसके चेहरे का एक एक नकुश को देख रहा था। वो दिल पर कंट्रोल करना अब जरा मुश्किल ही था। जी जी, मैं कोशिश करूंगी। कि वो जल्दी से बोली थी। नजर का जाविया फौरन बदला था क्योंकि मुकाबिल मुसलसल उसकी आंखों में झांक रहा था। आपकी कोशिश कामयाब होनी चाहिए कहकर वो सीधा हुआ था। जमल की जान में जान आई। फिर वो एक भरपूर निगाह उसके हवास बाख्ता चेहरे पर डालकर पलट गया। जमल ने एक लंबा सांस खारिज किया था। धड़कनों की रफ्तार मामूल से हट कर थी। मेरी किस्मत में लिखा था तुमसे बेपनाह मोहब्बत करना। वो बेबस होकर रिवॉल्विंग चेयर पर ठहसी गई थी। निकाह के बाद निकाह के कुछ दिन बाद ही वो उसे अब्बासी हाउस ले आया था। डैड से उसकी बात हो चुकी थी। वो उसे अपने फार्म हाउस लेकर जाना चाहता था मगर उन्होंने सख्ती से उसे वहां जाने से मना कर दिया था। वो तो उसके यूं अचानक शादी करने पर ही हैरान हुए थे मगर उसमें मजीद ये हकीकत कि शादी अलीजे से नहीं गांव की किसी मजबूर लड़की से हुई थी। वो यकीनन नाराज हो चुके थे मगर नाराजगी में भी उसे यही ऑर्डर मिला था कि बहू को आबासी हाउस ही लेकर जाना चाहिए। गाड़ी जिस वक्त आबासी हाउस के पोर्च में रुकी थी मैरम ने हैरत से आंखें खोलकर सियाह पड़ती रात की तारीकी में इस शानदार इमारत को देखा था। वो घर नहीं कोई महल मालूम हो रहा था। दूर दूर तक फैला सब्जा से शायद वो कोई बहुत बड़ा बाग था। महरम को समझ में नहीं आया था। चमकते रोशन दरख्त, हर दरख्त के पर कुछ रोशनी थी। शायद जगमग करती वो रोशनी बल्बों की थी जो उस लॉन में मौजूद अनगिनत दरख्तों को रोशन किए हुए थे। जरखान अब्बासी की मैयत में चलती वो हैरत से चार सू देख रही थी। लॉन में चार फुवारे रोशन थे जिनसे निकलता कभी नीला कभी लाल कभी पीला पानी आंखों को बेहद भला महसूस हो रहा था। अंदरूनी इमारत के दरवाजे पर चार बारूदी गार्ड मौजूद थे। उनके हाथ में मौजूद असला देखकर वो जरखान के बिल्कुल करीब होकर चलने लगी थी। बड़ी सी राहदारी से गुजरने के बाद वो दोनों एक गोल हाल नुमा जगह पर आ चुके थे। इस हाल के चारों सुरों पर सेकंड फ्लोर को जाती सीढ़ियां थी। इस पूरे हाल की जमीन को मैरून कलर की कालीन से ढांप दिया गया था। उसका हाथ थामकर वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा था। महरम खौफसदा सी पलटकर उस हाल को देखने लगी जिसमें कितने ही सोफे, कितने ही डेकोरेशन पीसेस और कितने ही और जाने क्या क्या रखा हुआ था। एक चीज जिसने उसकी तवज्जो खींची थी वो हाल के शुरू में ही दीवार में नस्ब एक बहुत बड़ा शीशे का बॉक्स था जिसके अंदर एक छोटे से समंदर का सा मंजर था। रंग बिरंगी मछलियां और हल्का हल्का सब्जा। मैरम अपनी परेशानियां भूलने लगी। इस हाल नुमा वसी जगह पर चलते फिरते मुलाजिम हैरत से जरखान अब्बासी के साथ चलते इस लड़के को देख रहे थे। सीढ़ियां पार करके वो उसी लिए दाईं तरफ चलने लगा। महरम किसी बेजान गुड़िया की तरह उसकी साथ घसीट रही थी। पहला कमरा छोड़कर उसने दूसरे का दरवाजा खोला। बोर्ड पर हाथ मारकर सारे बल्ब रोशन कर दिए थे। छत पर नस फानूस और बल्ब एक झमाके से रोशन हुए थे। महरम ने सख्ती से जरखान का हाथ दबोच लिया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मौमी के पास लेकर जाएं प्लीज। वो एक ही सांस में जल्दी से बोली थी। जरखान ने कुछ हैरत से उसके खौफजदा चेहरे को देखा था। डर क्यों रही हो?
यहाँ इंसान ही रहते हैं और तुम भी अब यहीं रहोगी। अपना हाथ आहिस्तगी से छुड़वाकर वो नरमी से बोला। महरम ने लरसती पलकें उठाकर जरखान की तरफ देखा, घनी मूछों तले दबी अनाबी लबों से ऊपर उसकी निगाह जाने से पहले ही पलट आई थी। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो उसे रोकना चाहती थी मगर जुबान तालू से चिपक गई थी। महरम ने पलटकर पूरे कमरे का जायजा लिया। कमरा क्या था, पूरा हॉल रूम था। कमरे के वसत में जहाजी साइज बेड था। इतना बड़ा था तो जरूर था कि वो एक वक्त में 6 लोग आराम से सो सकते थे। बेड के दोनों साइड टेबल्स पर लैंप रखे हुए थे। उसके अलावा एक टेबल पर शीशे का जग और गिलास मौजूद था। दूसरी साइड वाले साइड वॉल पर इम्पोर्टेंट डेकोरेशन पीसेस रखा हुआ था। डार्क ब्राउन कलर के सोफा सेट जिनके दरमियान में ब्राउन शीशे की चमकती टेबल रखी हुई थी। इस टेबल के बीचों बीच ताजा फूलों की टोकरी पड़ी हुई थी। डार्क ब्राउन कलर के ही दीवार गिर अलमारी जिसकी चमकती लकड़ी यकीनन बहुत उम्दा थी। बेड के बेड के दाएं तरफ जदीद ड्रेसिंग टेबल था जिस पर ब्रांडेड परफ्यूम्स रखे हुए थे। दीवारों पर पड़ी लाइट क्रीम एंड रेड कलर के पर्दे आंखों को बेहद भली लग रहे थे। महरम ने घबरा कर निगाह झुका ली। निगाह झुकाने पर निगाह नरम दबीज कालीन पर पड़ी थी। लाइट क्रीम एंड डार्क ब्राउन कलर का कालीन पूरे कमरे के फर्श को ढांपे हुए था। उसे इस कदर लग्जरी रूम से वहशत होने लगी थी। उसने तो ड्रामों में भी कभी ऐसा महल नुमा घर नहीं देखा था। महरम को शिद्दत से अपना 2 कमरों का छोटा सा घर याद आया था। आंख फिर से भर आई थी। उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। जरखान को गए 10 मिनट से ज्यादा वक्त हो चुका था मगर वो अभी तक वापस नहीं आया। महरम ने टाइम देखने के लिए निगाह दौड़ाई। मुख्तलिफ सीनरियों के बीच दीवार पर नफ्स डार्क ब्राउन कलर की घड़ी रात की 8 बजा रही थी। महरम ने एक बार फिर दरवाजे की तरफ देखा। वो अभी तक वहीं खड़ी थी जहां उसने रुकने का कहकर जरखान बाहर गया था। जब मजीद 10 मिनट तक वो वापस नहीं आया तो वो सहज सहज कर कदम रखते कमरे की दाईं तरफ वाली दीवार की तरफ आई जहां भारी पर्दे छत से आते हुए जमीन पर बिछे कालीन को छू रहे थे। बहुत आहिस्तगी से पर्दा हटाकर उसने देखना चाहा कि वहां क्या है। सामने ही लॉन का मंजर था और लॉन के आखिर में वक्फे वक्फे से जुगनू से रोशन थे। आंखें सुकेड़ कर देखने पर उसे अंदाजा हुआ कि वो रोशनियां घरों की खिड़कियों से आ रही थी। यकीनन वो मुलाजमीन की क्वार्टर्स थी। मैरम ने शीशे के इस दीवार को हौले से छुआ था। पर्दा हटाकर उसने एंड तक देखा। वो ग्लास वॉल ही था। जो लॉन उसके सामने था वो वैसा नहीं था जो यहाँ आते वक्त उसने देखा था। वो तो कोई और ही लॉन था। महरम महरम का दिल घबराने लगा। जाने कितना बड़ा घर था। अकेले उस घर में रहने का तस्वुर उसके हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। उसने फौरन पर्दा खींचकर बराबर किया था और खुद बेड की पायती से 2 कदम आगे रखे सोफे नुमा टेबल पर बैठ गई। मॉमी, ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। वो आंसू बहुत तेजी से रुखसारों पर फिसले थे। उसे कुछ देर पहले का मंजर याद आया। लेकिन जरखान सर तो आपके बेटे हैं मॉमी, और मैं भी आपकी बेटी हूँ। हम दोनों तो बहन भाई हुई ना। हम दोनों की शादी कैसे हो सकती है। उनकी बात सुनकर उसने फट जवाब पेश किया था। महरम, तो जानती हो कि तुम मेरी सगी बेटी नहीं हो मेरी जान। उन्होंने नरमी से उसके का गाल छुआ। हाँ मगर मुझ में आपका खून तो है ना। उसने समझदारी का मुजाहरा किया। हाँ है, मगर जरखान में जिसका खून है वो मेरी रगों में खून बनकर गर्दिश करता है महरम। उन्होंने खोए खोए लहजे में जवाब दिया। क्या मतलब? मतलब यही है कि तुम्हारी और जरखान की शादी हो सकती है मेरी जान, उन्होंने नरमी से कहा। मगर मैं अभी छोटी हूँ मॉमी, प्लीज मेरी शादी मत करें। उसने फातिमा से इल्तिजा की। क्यों, क्या तुमने अपनी गुड़िया की शादी नहीं की थी? फातिमा ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ मगर वो तो गुड़िया थी ना। मैरम ने जैसे उनकी अकल पर मातम किया। तुम भी तो मेरी गुड़िया हो। उनके पास भी जवाब मौजूद था। मगर मेरे लिए जो गुड्डा आपने ढूंढा है, मुझे उसे डर लगता है मम्मी। कहते हुए उसने आवाज धीमी कर ली क्योंकि जरखान जरा से फासले पर हिदायत बख्श से के साथ महुए गुफ्तगू था। शुरू शुरू में सबको डर लगता है मेरी जान। तुम्हारी गुड़िया भी कितनी बार
गुड्डे से रूठ कर तुम्हारे पास आई थी ना, वो उससे नरमी से घायल करने की कोशिश कर रही थी, मगर मोमी, मैं तो अभी छोटी हूँ, कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन तुम्हारा गुड्डा तो बड़ा है ना। वो हर सूरत उसे मना लेना चाहती थी। एक तो आज आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, मोमी, वो खफकी से बोली थी। हाँ, क्योंकि तुम ना समझ हो, वो हंस पड़ी। ओके, मैं एक शर्त पर शादी करूंगी, उसने संजीदगी से कहा। शादी तो जैसे गुड्डा गुड्डी का खेल ही थे उसके लिए। इसलिए बड़ी आराम से बोल रही थी, मैं सारा दिन आपके पास रहूंगी और रात को भी जरखान के साथ तक जाया करूंगी जब आप सो जाया करेंगी, चाहे रात के 12 ही क्यों ना बज जाए। वो मुकम्मल तौर पर संजीदा थी। ओके डन, मैं कल से 7 बजे ही सो जाया करूंगी, 12 बजे तक तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उनका लहजा शरारत से पुर था। मॉमी, मेरम ने उन्हें खफकी से देखा। वो हंसती। और एक बात, जैसे ही आप ठीक हो जाएंगी, मैं हमेशा के लिए गुड्डे को छोड़कर आपके पास आ जाऊंगी। डन। एक और शर्त हाजिर थी। डन, फातिमा के बजाय जरखान ने जवाब दिया था। वो उसकी बात सुन चुका था। महरम अपनी जगह चूर सी हो गई थी, जबकि फातिमा ने एक मुस्कुराती नजर जरखान के खूबरू चेहरे पर डाली। फिर थोड़ी ही देर में चंद आदमियों के साथ एक मौलवी साहब आए थे। फातिमा की हिदायत के मुताबिक वो सारे तकाजे पूरे करती चली गई। तकरीबन 7:15 बजे के दरमियान करीब वो जरखान अब्बासी की निकाह में आ चुकी थी। निकाह के बाद उन्हें महरम को वहां से भेजने की लग गई थी। उसने बहुत तरले किए कि कुछ देर तो वो अपने पास रहने दे, मगर फातिमा ने नींद नींद करके महरम को कायल ही कर ही लिया। नतीजन थोड़ी ही देर बाद फातिमा की जिद करने पर वो मुंह बसूरती जरखान के साथ इस महल नुमा घर में आ गई थी। और अब अकेली बैठी मुसलसल रो रही थी, क्योंकि जरखान अब्बासी थोड़ी देर का कहकर अभी तक वापस नहीं आया था। आखिर आ गई हूं ना, आंख दबाकर बोलती मिस सना उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जी हाँ, आ गई हूँ। आना ही था। सना के साथ चलते वो नरमी से बोली। होटल की सजावट लाजवाब थी। तकरीबन सारा स्टाफ भी वहां मौजूद था, जबकि स्टाफ के अलावा आधा शहर शहबाज हसन की ने इनवाइट किया था। इतने लोगों की मौजूदगी में वो पिजल हो रही थी, चुपचाप अपनी चेयर संभाल कर बैठ गई थी। दफतन उसकी निगाह शाह पर पड़ी। ब्लैक टेरा सूट में मलबूस वो बेहद वजीह लग रहा था। सबकी आंखों का मरकज वो शख्स उसके दिल के सिंहासन पर बड़ी शान से विराजमान था। दिल का दर्द बढ़ रहा था। उसकी बीवी के बारे में सोचकर ही जमल का दिल सिकुड़ने लगा। निगाह झुकाकर वो नाखूनों पर लगी क्यूटिक्स कुड़चने लगी थी। आंखें नम हो रही थी। टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर उसने भीगती पलकों को साफ किया। यहाँ क्यों बैठी हो, चलो केक काटने वाला है। वहां स्टेज के पास चलती है। उसके सर पर खड़ी सना तेज तेज बोल रही थी। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप मुझे यही रहने दे प्लीज। निगाह चुराते हुए वो मुश्किल मुस्कुराई थी। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू जमल? एक तो तुम आई इतने लेट हो, और दूसरा ये कि तुम सर से भी नहीं मिली, और तीसरा यहाँ चुप कर बैठ गई हो। और तो और अब वहां स्टेज के पास भी जाने को तैयार नहीं। मैडम, क्या चक्कर है? ये गिफ्ट जो साथ लाई हो, ये वापस लेकर जाने का इरादा है क्या? वो बोलना शुरू हुई ना, तो नॉन स्टॉप बोलती चली गई थी। मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ एक तरफ आकर बैठ गई। सना की पुष्ट पर उभरते चेहरे को देखकर उसकी चलती जुबान को ब्रेक लगी। मुकाबिल की आंखों में शौक का एक जहान आबाद था। लबों पर दिलनशी मुस्कुराहट सजाए वो जमल के सते हुए चेहरे को देख रहा था। इज एवरीथिंग फाइन मिस जमल? वो बहुत नरमी से पूछ रहा था। जमल गड़बड़ा कर फौरन अपनी सीट में खड़ी हुई। जमल गड़बड़ा कर अपनी सीट से खड़ी हुई ना फौरन वहां से खिसक गई। अस्सलाम वालेकुम सर। जब कुछ समझ ना आए तो उसने फट से सलाम झाड़ा। वालेकुम सलाम। अभी मैंने कुछ सुना है, आपके सर में दर्द है शायद? वो संजीदगी से पूछ रहा था। जी, जी हो रहा है। होठों पर जबान फेरते हुए वो निकाह चुका कब बोली। शहबाज हसन की बोलती निगाहें उसके चेहरे पर गुलाल बिखर रही थी। काही कलर के शिफॉन की लॉन्ग शर्ट, जेब तन किए, जिस पर गोल्डन तिल्ले का काम किया हुआ था। काही कलर का ही तंग पजामा, जबकि काही कलर का ही शेफून का दुपट्टा। शानों पर फैलाए वो चेहरे पर लाइट सा मेकअप किए वो सीधा उसके दिल में उतर रही थी। लाइट गोल्डन सिल्की बाल ऊंची पौनी में वो की थे, जब
के चेहरे के अतराफ में अटकेलियां करती चंद शरारती लट्टें हकीकतन शहबाज हसन का चैन लूट रही थी। मेरे भी होने लगा है। उसकी सब्ज आंखों में झांकते हुए वो गंभीर बोल रहा था। क्या क्या होने लगा है? जमल ने हैरत से पूछा। शाह के लब मुस्कुराई। दर्द दर्द होने लगा है। शहबाज हसन ने मानी खेजी से कहा। जमल फौरन मुतफिक्र हुई। तो आप पेनाडोल टेबलेट ले लेना, वो उसने मशवरा दिया था। सर में दर्द तो आपकी है, इसीलिए पेनाडोल भी आप ही ले। कंधे उचकाते हुए वो संजीदगी से बोला। मगर अभी तो आपने कहा कि आपको भी दर्द हो रहा है। जमल ने हैरत से उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे की तासरात नाकाबिल फहम थी। हाँ, दर्द तो हो रहा है, मगर सर में नहीं हो रहा मिस जमल, कहते हुए उसने एक गहरी निगाह उसकी नाजुक सरापे पर डाली और फिर आहिस्तगी से पलट गया। जमल का दिल बेसाख्ता धड़का था। क्या था उन आंखों में? क्या मतलब था इसकी बातों का? जमल की उलझनें बढ़ने लगी। जमल, अब आ भी चुको, सना ने आवाज लगाई। टेबल पर पड़ा गिफ्ट उठाकर वो सना के पास चली आई। भरपूर तालियों की गूंज में शहबाज हसन का बेटा केक काट रहा था, जबकि उसके साथ खड़ा वो तालियां बजाता शख्स। जमल ने बगौर उसे देखा। किस कदर अजीज हो चुका था उसे ये शख्स। जमल ने नम आंखों से उसका मुस्कुराता चेहरा देखा और इर्द गिर्द से बेखबर शाह को देख रही थी। जब उसकी निगाहों की तपश महसूस करके शहबाज की नजर भी जमल पर पड़ी। नजरों का तसाबुत तो बड़ा दिलफरेब था। जमल ने फौरन निगाह चुरा ली, जबकि शहबाज हसन के लबों पर उसकी इस हरकत के बायस तबस्सुम बिखर गया। दफतन उसे शहबाज हसन की बीवी की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसने सना को ठोकर मारी। हाँ, क्या है? सना ने आहिस्तगी से पूछा। सर की वाइफ नजर नहीं आ रही, जमल ने दबे दबे लहजे में कहा। होगी तो नजर आएगी ना, कहकर सना ने कह कहा लगाया। जमल की हार्ट बीट में हुई। क्या मतलब? दिल में खुशगुमानी जन्म लेने लगी। सारे मतलब अभी पूछोगी क्या? पार्टी एंजॉय कर लो, बाद में बताऊंगी, सना ने बेजारी से कहा। आप अभी बता दे, वरना मुझे तजस्सुस रहेगा। जमल ने हत्तल इम्कान लहजा सादा रखा था। ओ यार, सर की वाइफ सर को छोड़ गई थी, सना ने उसके कान में घुसकर कहा। कब? जमल के दिल की हालत गैर हो रही थी। तुम भी सब अभी ये पूछ कर छोड़ना। केक का पीस मुंह में रखते हुए वो झुंझलाकर बोली। जमल ने उसकी हालत पर अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा बताएं तो सही, जमल ने हंसते हुए कहा। ओए होए, कहीं तुम सर पर ट्राई करने का तो नहीं सोच रही? केक की खाली प्लेट टेबल पर रखते हुए वो बहुत आंखें सुकेड़ कर पूछ रही थी। एक पल को जमल का रंग फुक हुआ था, फिर दूसरे ही पल उसने खुद को कंपोज किया और मुस्कुराई। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रही थी, जमल ने कंधे उचकाते हुए कहा। हाँ हाँ, सोचना भी मत, वरना इज्जत अफसाइद कर देंगे तुम्हारी। अच्छा, तुम्हें मजे की बात बताऊं? जब मैंने सर का ऑफिस ज्वाइन किया था तो सच्ची सर मुझे बहुत हैंडसम लगे थे। हैंडसम तो खैर अब भी इतने ही है, मगर तब मेरे सर पर सर का भूत चढ़ गया था। बस फिर क्या, मैंने फुल टाइम ट्राई किया, मगर सना ने बेचारा मुंह संवारा। मगर मेरी दाल बिल्कुल भी नहीं गली सच्ची। सर तो जैसे मिर्ची चबाकर ऑफिस आते थे। बस फिर 1.5 साल पहले मेरी मंगनी हो गई और सर का भूत चुपचाप शराफत से उतर गया, कहकर वो खुद ही हंसने लगी। जमल की मुस्कुराहट भी गहरी हो गई। आप सर की वाइफ के बारे में कुछ बताने वाली थी। जमल की सोई हुई वहीं अटकी थी। सना ने टेढ़ी नजरों से उसकी तरफ देखा था। आर यू श्योर कि तुम्हारा ट्राई करने का इरादा नहीं है? सना मसनूई गुस्से से पूछ रही थी। यस, आई एम श्योर, जमल ने हंसते हुए कहा। ओके, तो फिर सुन लो, ये वही जो मैंने सबसे सुना है। और मैंने सुना है कि सर मोनी बहुत छोटे थे तब सर की वाइफ ने जबरदस्ती सर से तलाक ले ली थी। मगर क्यों, ये मुझे पता नहीं। रेशियन सैलेड का भरा हुआ चम्मच मुंह में ठूंसते हुए वो आराम से बोली। कुछ तो पता होगा, जबल के मुंह से निकल गया। सना ने उसे घूरा। तुम अब मुझे कुछ खाने दोगी या नहीं? वो चिढ़ गई। सॉरी सॉरी, जबल ने फौरन माफी मांगी और वहां से किसकी कि कहीं वो गुस्से में आकर भरी हुई प्लेट उसके सर पर ही खाली ना कर दे। हंसते हुए वहां से हट गई। चेहरे पर झूलती लटों को कान के पीछे अड़सते हुए वो नाक की सिप में चल रही थी कि सामने से आते शहबाज हसन से टकरा गई। जमल ने बौखलाकर सामने देखा। आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सॉरी सर, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा था। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी माजरत कर रही थी। शहबाज हसन छिला लब दांतों तली दबाकर उसका घबराया घबराया रूप देखा। इट्स ओके, उसने नरमी से कहा। मैं आपसे ही इजाजत लेने आ रही थी, काफी टाइम हो गया है, अब मैं चलती हूँ बस। वो सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। और अगर मैं कहूँ कि अभी थोड़ा वक्त
भी नहीं गुजरा तो। शाह ने फिर माने खेज बात की। जमल की समझ न आई कि क्या जवाब दे। मतलब हमेशा की तरह एक ही सवाल था। मतलब ये कि आपको अभी आए देर ही कितनी हुई है मिस समल? जो आपको जाने की जल्दी पड़ गई, वो शिकवा कर रहा था। अंदाज बहुत दोस्ताना था। जमल की धड़कनें बेहमगम होने लगी थी। नहीं, नहीं, टाइम तो काफी हो गया है, अब मुझे चलना चाहिए। जमल निगाह झुकाकर मनमनाई। मिस समल, वो नरमी से बोला। जी। जमल ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। क्या मैं कह सकता हूँ कि आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं? उसका अंदाज शाइस्ता था, मगर उसकी जगमग करती आंखें जमल के दिल की दुनिया तय बाला कर गई थी। उसके लबों पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट दराई। आप कह चुके हैं। कहते हुए उसकी गुलाबी होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। उसके मुस्कुराने पर शहबाज हसन भी खिलकर मुस्कुराया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो जैसे ही होश में आई थी, उसके रूम में देखकर पूछ बैठी। जरखान उनके सवाल पर हौले से मुस्कुराया। आपके डॉक्टर से मिलने आया था। कुछ टेस्ट करना चाह रहे थे। डॉक्टर्स 40% चांसेस है कि कुछ बेहतरी हो जाए। उसने झूठ सच मिलाकर उन्हें जवाब दिया। कब से हो यहाँ? फातिमा ने फिक्रमंदी से पूछा। तकरीबन 9 बजे के करीब आया था। क्यों, खैरियत? मेरी यहाँ मौजूदगी से कुछ परेशान लग रही हैं आप? उनके चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार देखकर वो खुद भी परेशान हुआ था। तुम 9 बजे से यहाँ हो और अब 12 बजने वाले हैं। जरखान, महरम को किसके पास छोड़ कर आए हो? उसे मेरी बगैर नींद नहीं आती। वो अकेले तो डर जाती है। उनके लहजे में वाज़ेह परेशानी थी। जरखान शर्मिंदा सा हो गया। उसे तो वो भूल ही गया था। जरखान को याद आया कि वो महरम के पास आने का कहकर बाहर निकला था। तभी दाद बख्श की कॉल आई थी। वो परेशानी में सीधा हॉस्पिटल आ गया, मगर आते आते भी मुलाजमा को हिदायत देकर गया था कि महरम का खाना खाना खिला दे। उसने फौरन कलाई पर बंदी घड़ी देखी जो रात के 12:15 बज रहे थे। उसने शर्मिंदगी से फातिमा की तरफ देखा, जिनकी आंखों में नमी चमक रही थी। आई एम सॉरी फातिमा मॉम, मैं आपको लेकर बहुत डिस्टर्ब था, बस इसीलिए अब तक घर नहीं जा पाया। मैं अभी घर जाता हूँ और आपकी इससे बात करवाता हूँ। यू डोंट वेरी प्लीज। वो संजीदगी से बोला। वो बहुत छोटी है जरखान। तन्हाइयों की आदी नहीं है वो। बहुत मासूम है मेरी महरम। अब तक तो वो रो रो कर खुद को हलकान कर चुकी होगी। तुम जल्दी जाओ, बस चले जाओ, जल्दी करो। वो बेताबाना बोली। जरखान अस्पात में सर हिलाता सरहद से पलटा और वहां से निकलता चला गया। दाद बश को वो उनके पास ही छोड़ आया था। इंतहाई रैश ड्राइविंग करता। वो पछता रहा था कि किसी मुलाजमा को उसके पास रुकने की हिदायत करके वो क्यों नहीं आया। उसे वाकई इस मासूम लड़की की फिक्र हो रही थी। वो तो एक सख्त निगाह से भी सहम जाती थी। 40 मिनट का रास्ता उसने 20 मिनट में तय किया। जिस वक्त वो जबासी हाउस पहुंचा था, घड़ी रात के 12:45 बज रही थी। गाड़ी पोर्च में खड़ी करके वो अंदरूनी इमारत की तरफ तकरीबन भागा था। वो चारों गार्ड्स जो पहले अंदरूनी इमारत के दरवाजे पर खड़े थे, रात की तारीकी के साथ उनकी तादाद में इजाफा हो चुका था। कल 8 बारूदी गार्ड्स पूरे लॉन में चक्र लगा रहे थे। 4 बुलडॉग्स अपनी लाल सुर्ख जुबानें लटकाए यहाँ से वहां खुले आम फिर रहे थे। लॉन पार करके वो अंदर दाखिल हुआ था। तेजी से सीढ़ियां फलांगते हुए वो अपनी बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचा था। एक झटके से हैंडल घुमाकर वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में मध्यम लाइट्स रोशन था। उसकी पहली नजर बेड पर पड़ी, जिसकी बेशिकन चादर उसका मुंह चिढ़ा रही थी। खाली पड़ा कमरा हकीकतन उसकी अवसान से खता कर गया था। जरखान ने दोबारा पूरे कमरे पर निगाह दौड़ाई। वो कहीं भी नहीं थी। वो सरस से वॉशरूम की तरफ बढ़ा, मगर वॉशरूम में छाया स्याह अंधेरा इस बात की दलील था कि वो वहां भी नहीं थी। जरखान ने आखिरी उम्मीद के तौर पर ड्रेसिंग रूम में झांका, मगर वो वहां भी नहीं थी। जरखान का दिल टूटने लगा। उसने परेशानी से अपनी पेशानी मसली। इतना तो तय था कि वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी, मगर इतने बड़े घर में उसने ढूंढने के लिए उसे मुलाजमों की मदद दरकार थी। वो सारे मुलाजिम यकीनन अपने क्वार्टर्स में जा चुके थे। सो ये काम भी उसे अकेले ही करना पड़ता। सारे दिन की थकावट उसके रोम रोम में सरायत कर रही थी, मगर उस लड़की की गैर मौजूदगी में वो क्यों सकून से रह सकता था। जरखान कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा था ताकि बाहर जाकर उसे बाकी कमरों में ढूंढ सके। उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल घुमाया था। दफन तन उसकी नजर दरमियान वाले बड़े सोफे पर पड़ी। सोफे को टेक पर ऊपर सफेद कपकपाती उंगलियां नमूदार हुई थी। जरखान ने पूरा रुख
उसकी तरफ कर लिया। अगले ही दो पल दो भीगी आंखें नजर आई थी। वो आंखें पूरे कमरे का जायजा लेती जरखान पर आकर रुक गई। जरखान को अपनी जानिब जाता पाकर वो तेजी से नीचे होकर छुप गई थी। दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा था, जबकि उसको देखकर जरखान के अंदर तक सुकून उतर गया था। धीमी चाल चलता वो सोफे की तरफ आया था और घूम कर उसके सामने पंजों के बल आ बैठा। वो सोफे की पुष्ट में मुंह घुसेड़े रो रही थी। हनी, जरखान ने उसे नरमी से पुकारा था। मैरम ने आंखें खोलकर अपनी करीब बैठी जरखान अब्बासी को देखा। उसकी सुर्ख आंखें देखकर वो खौफजदा होकर फौरन पीछे खिसकी। जरखान मसीद करीब हुआ। मैरम की जान पर बनने लगी। रोई रोई सूजी आंखें पूरे से ज्यादा खुलकर उसने अपने हाथ से ज्यादा करीब जरखान के वजी चेहरे को देखा। नाम क्या है तुम्हारा? वो आज सुबह से बारहा उसका नाम सुन चुका था, मगर उसे फिर भी हरम और महरम में कंफ्यूजन थी। उसने नरमी से पूछे गए सवाल पर महरम हैरान नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया। उसकी हद से ज्यादा सूजी आंखें और सुर्ख चेहरा बहुत सा रो चुकने की खमाजी कर रहा था। गुलाब की पंखड़ी जैसे नाजुक लबों को कटाव में सूजा हुआ लग रहा था। जरखान की निगाह उसके कटाव को देखकर तिलमिलाने लगी। मैरम ने उसे अपनी जानिब देखते पाकर आहिस्ते से कांपती लब खोली थी। महरम जवाब देकर उसने अपनी भीगी पलकें झुका ली थी। जरखान ने बगौर उसके हिलते लबों को देखा था। महरम के लबों से उसका नाम बड़ा प्यारा लगा था उसे। दोबारा बताओ। जरखान ने उसे मुश्किल में डाला था। मैं महरम। उसके होठों की कपकपाहट बड़ी वाजे थी। जरखान को वो बोलती बड़ी ही प्यारी लगी थी। खाना खाया था तुमने? उसने हाथ बढ़ाकर उसके नाजुक हाथ अपने हाथ भारी मजबूत हाथ में ले लिया था। महरम ने उसकी जुर्रत पर तड़प कर उसकी तरफ देखा। दिल की धड़कनें तेज होने लगी। मैं पूछ रहा हूँ कुछ। खाना खाया था? उसका लहजा नरम था। महरम ने फौरन इस बात में सर हिलाया। तुम्हें मैंने रोने से मना किया था ना? उसके खफकी से कहने पर महरम की आंखें एक बार फिर भर आई थी। जरखान ने बहुत नरमी से उसके रुखसारों पर बहते आंसू साफ किए थे। महरम की जान हवा होने लगी थी। उस जालिम शख्स की इस कदर नजदीकी पर मुस्तजादिया नरम रवैया, होठों की लरजिश पर काबू पाने की उसने सख्ती से निचला होंठ दांतों में दबा लिया। जरखान के साथ हाथ में मौजूद उसका हाथ कपकपा उठा था। उसके हाथ की लरजिश महसूस करके जरखान ने बहुत आहिस्तगी से उसका हाथ छोड़ा और जरा सा दूर हुआ। मैरम की जान में जान आई थी। रोई क्यों थी? एक और सवाल किया गया। मुझे इस बड़े से कमरे में बहुत डर लग रहा था। वो घुटनों में सर्दी कर फिर से रोने लगी थी। जरखान परेशान सा हो गया था। मैरम, इधर देखो हनी, पक्का प्रॉमिस आज के बाद तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो अब, शाबाश। उसका चेहरा ऊंचा करके जरखान ने उसे बच्चों की तरह पुचकारा। उसकी नरम लहजे पर हैरान होती वो आंसू सफ करती खड़ी हो गई थी और उसका हाथ थामे उसे बेड पर ले आया। यहाँ लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। फिर फातिमा मोम से भी मिलने जाना है ना? जरखान ने नरमी से पूछा। उसने झट से इस बात में सर हिलाया। चलो फिर लेटो। जरखान के कहने पर वो फौरन लेट गई थी। बिस्तर बेहद नरम और आरामदेह था। जरखान ने बख्श का नंबर डायल किया था और फिर फातिमा को मुतमईन करके ही रूम में वापस आया। वो आंखें बंद किए सो चुकी थी। जरखान ने स्लीपिंग ड्रेस निकाला और चेंज लाइट्स ऑफ की और बेड पर आकर लेटा। बेड के दूसरे कोने पर लेटी वो शायद महुए ख्वाब थी।